नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हमारा ये कार्यक्रम कहीं अनकहीं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी के लोकप्रिय कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी पर आधारित है और इस कॉलम में हम बात करते हैं सियासत की, नौकरशाही की और जुडिशरी की। और इस कॉलम में आज बहुत सारे नए मुद्दे हैं, नई खबरें हैं, वो खबरें जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। लोग जानना चाहते हैं पर्दे के पीछे की कहानी, और वो कहानी पेश करेंगे अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है। बात अगर की जाए कि शिवराज सिंह जी के बहुत ही विश्वस्त राजेंद्र सिंह जी, उन्हें अब संगठन से बेदखल कर दिया गया है। जो कभी संगठन में सब कुछ हुआ करते थे, अब कुछ भी नहीं है। देखिए प्रतीक जी, राजेंद्र सिंह जो हैं वो पिछले 15-17 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ बड़ी अहम भूमिका में है। और अहम भूमिका में इसलिए कि वो सारा अर्थतंत्र से जुड़ा जो मामला है वो राजेंद्र सिंह देखते थे। और स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले 15-17 साल में राजेंद्र सिंह ने इसी भूमिका का निर्वहन करते हुए हजारों नेताओं को उपकृत किया और बड़ी तूती बोलती थी। मतलब ये कहा जाता था कि राजेंद्र सिंह जो हैं वो मतलब भाजपा के पर्याय, भाजपा कार्यालय के पर्याय राजेंद्र सिंह। संगठन महामंत्री कोई भी हो, कार्यालय प्रभारी कोई भी हो, कार्यालय मंत्री कोई भी हो, लेकिन राजेंद्र सिंह का जो जलवा था, दबदबा था, वो अपना बड़ा अलग था। फिर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी बड़े विश्वास पात्र हैं। इसलिए जो भी प्रदेश अध्यक्ष बना अलग अलग दौर में, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर बने हों, प्रभात झा बने हों, नंद कुमार सिंह चौहान बने हों, सत्यनारायण जेठिया बने हों, सब ने राजेंद्र सिंह को साध के रखा। लेकिन वीडी शर्मा ने जो अपनी नई टीम बनाई है उसमें राजेंद्र सिंह को कोई भूमिका नहीं दी। मतलब उन्होंने राजेंद्र सिंह की भाजपा कार्यालय से रवानगी का रास्ता तय कर दिया। रोचक ये है इसमें कि राजेंद्र सिंह की रवानगी का रास्ता तो वीडी शर्मा ने तय कर दिया, जो नए पदाधिकारी बनाए उसमें कोई भूमिका उन्होंने राजेंद्र सिंह की नहीं रखी। लेकिन राजेंद्र सिंह इस पद पर बने रहें और भाजपा कार्यालय में अर्थतंत्र से जुड़ा मामला संभाले रहें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने दिल्ली तक दखल दी। और चूंकि राजेंद्र सिंह खुद लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अर्थतंत्र से जुटे हुए हैं, इसलिए उनके भी दिल्ली में मजबूत संबंध है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और ये स्पष्ट कहा कि ये प्रदेश नेतृत्व का मामला है, इसमें जो भी तय करना होगा वो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। अब राजेंद्र सिंह के लिए नया मुकाम खोजा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री निवास पर कोई अहम भूमिका मिल सकती है, जो मुख्यमंत्री के चूंकि वो विश्वस्त तो हैं तो कोर टीम में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। लेकिन राजेंद्र सिंह बीजेपी कार्यालय से बेदखल किए जाने के बाद बड़े पशोपेश में हैं और फिलहाल उन्होंने तय नहीं किया कि मुख्यमंत्री के कोर ग्रुप में वो कोई भूमिका स्वीकार करें या नहीं करें। राजेंद्र सिंह जी तो बेदखल हो गए, लेकिन धार जिले के आदिवासी नेता, इंजीनियर और सामाजिक चेतना जगाने वाले हर्ष चौहान को पुरस्कृत किया गया है। जी देखिए, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि हर्ष चौहान संघ के बहुत पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उस दौर के कार्यकर्ता हैं जब संघ के पास आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं होते थे। चूंकि इनकी हर्ष की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बड़ी मजबूत थी। इनके पिता भारत सिंह चौहान धार से 3 बार सांसद रहे, जनसंघ के, जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता होते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनके परिवार का धार जिले में काफ़ी राजनीतिक तौर पे इनके हर्ष के चचेरे, हर्ष के चाचा फतेह भानु सिंह खुद सांसद रहे धार से। इनके एक भाई धीरेन्द्र सिंह, वो भी बड़े वजनदार नेता थे धार जिले की राजनीति में। लेकिन हर्ष ने जो है संघ के लिए बहुत काम किया और खासकर कांग्रेस सरकार के उस दौर में जब संघ के कार्यकर्ताओं के लिए झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों में काम करना बड़ा मुश्किल होता था और खूब आयोजन करवाए, शिव गंगा अभियान, हिंदू संगम, इस तरीके से कई बड़े आयोजन कराए। फालिया में संघ का नेटवर्क अगर बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो हर्ष चौहान और उनकी टीम, महेश शर्मा जी भी जिन्हें पद्मश्री मिल चुकी है, वो पूरी एक टीम वहां काम करती थी। 2004 लखन सिंह गौड़ भी बड़ी अहम भूमिका रही। 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष चौहान को धार से लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन तब वो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी से हार गए थे और इसके बाद से ये माना जा रहा था कि मुख्य धारा की राजनीति, चूंकि संघ के व्यक्ति थे, एक अलग पृष्ठभूमि थी, इंजीनियर थे, इसलिए कहा जा रहा था कि मुख्य धारा की राजनीति के लिए शायद वो मुफीद व्यक्ति नहीं है।
लेकिन अभी 4-5 महीने पहले, जब 6 महीने पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 लोगों को भेजने की नौबत आई, तो एक नाम तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का तय था, दूसरा नाम तय हुआ था हर्ष चौहान का। लेकिन अंतिम दौर में हर्ष चौहान का नाम कट गया और प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी जो है उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। लेकिन प्रतीक जी, तभी यह तय हो गया था कि हर्ष चौहान दिल्ली की राजनीति के लिए, दिल्ली दूर नहीं है, वो दिल्ली की राजनीति, दिल्ली में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि संघ का शीर्ष नेतृत्व उन पर बड़ा भरोसा करता है और संघ के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा थी कि हमारा एक निष्ठावान कार्यकर्ता दिल्ली में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बहुत बड़ी संस्था है, पूरा मतलब उसका नेटवर्क बड़ा वो है। और फिर हर्ष चौहान जैसे अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति के लिए अभी तक हमने देखा कि इस आयोग में बहुत मतलब जिसका है ना, जो राजनीतिक तौर पर दिलीप सिंह भूरिया भी रहे। हाँ, दिलीप सिंह भूरिया भी रहे, तो रिटायर्ड या ऐसे लोगों को बनाए। लेकिन इन्हें जो भूमिका दी गई है, हर्ष चौहान को संघ की पहल पे, संघ के शीर्ष नेतृत्व की पसंद पे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे लगता है कि अब एक सही मुकाम हर्ष चौहान को मिल पाया है। तो हर्ष चौहान तो मुकाम पा गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई मुकाम पाना नहीं चाहती। कांग्रेस सुधरने को ही तैयार नहीं है, अपनी बीमारियों से ही वो परेशान है और उस बीमारियों का कोई इलाज नहीं करना चाहती। अभी एक नई दुकान कांग्रेस में शुरू हो गई है और वो ये हो गई है कि टिकट बेचने की बातें होने लगी हैं, टिकट वितरण में भ्रष्टाचार की बातें अब बाहर आने लगी हैं। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव हो या 15 महीने का कमलनाथ का मुख्यमंत्री काल, 2018 के विधानसभा चुनाव के दौर में भी हमें कांग्रेस के टिकट बिकेंगे, किस तरीके से सौदेबाजी हो रही है और कुछ चुनिंदा सीटों पर किस तरह से लोग सक्रिय हैं, सुनने को मिला था। वो बाद में उसकी पुष्टि भी हुई थी। 15 महीने के कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में तबादलों को लेकर जिस तरह का लेन देन हुआ, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाए थे कि इसमें मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग इन्वॉल्व हैं। अब मामला आ रहा है नगरीय निकाय चुनाव का। कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर फैसला होगा, सर्वे के आधार। कमलनाथ का सर्वे तो उसकी धज्जियां तो उनकी पार्टी के नेता उड़ा रहे हैं। लाखन सिंह ने उड़ाई थी अभी उपचुनाव में, जो कांग्रेस की दुर्गति हुई उसके बाद। कमलनाथ सर्वे की बात कर रहे हैं, जीत की सबसे ज्यादा संभावना वाले व्यक्ति को टिकट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के शत्रप सक्रिय हो गए हैं और लोगों में मतलब ये बात कांग्रेस के नेताओं को में अंदर तक घर गई है कि जब तक हम इन नेताओं को नहीं साधेंगे और इनके आर्थिक हितों को नहीं साधेंगे, हमें कहीं मुकाम हासिल नहीं होना। बता रहे हैं कि साहब के नजदीक की जो कोटरी है उसी पे आरोप लग रहे हैं, उसी पे आरोप लगना शुरू हो गए। और उनका कहना है, मतलब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो मुझसे कहा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन नगरीय निकाय चुनाव में अपने समर्थकों को उपकृत करने के लिए जो कर रहे हैं, उसमें उनके इर्द गिर्द की जो कोटरी, उसका एक बहुत बड़ा हित भी है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में टिकट की दौड़ में जो लोग हैं, चाहे वो पार्षद का टिकट हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष का टिकट हो या मेयर का टिकट हो, वो कमलनाथ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। यहां तक हो रहा है कि जो प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उन पर इस बात का दबाव है कि आप लोगों से जो आपको राय मिली, उसकी बजाय हम जिसे कह रहे हैं उसका नाम आप आगे बढ़ाइए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के हालात सुधरते दिख नहीं रहे। मध्य प्रदेश के जिन मुख्यमंत्रियों को पढ़ने लिखने का शौक रहा है, उसमें कुंवर अर्जुन सिंह भी रहे जी। उनके पहले द्वारका प्रसाद मिश्र को पढ़ने लिखने का शौक था, उन्होंने एक बड़ी किताब भी लिखी, कुलपति भी रहे वो सागर विश्वविद्यालय के। उमा भारती की औपचारिक शिक्षा कुछ भी नहीं है, लेकिन वे भी किताबें पढ़ने की शौकीन नहीं। गोविंद नारायण सिंह के बारे में भी प्रतीक जी ऐसा कहा जाता है कि बहुत स्कॉलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और उनकी जो कई रचनाएं हैं गोविंद नारायण सिंह की, वो भी बड़ी चर्चा में। लेकिन अर्जुन सिंह का मामला इन सबसे इसलिए इतर है कि अर्जुन सिंह बौद्धिक संपदा के मामले में मध्य प्रदेश के सबसे संपन्न मुख्यमंत्री माने जाते। खूब पढ़ने लिखने का शौक था, पढ़ते भी खूब थे, लिखते भी खूब थे। मोही कहाँ विश्राम एक पुस्तक अर्जुन सिंह ने लिखी अपनी राजनीतिक यात्रा पे, वो आज तक चर्चित। और मुझे लगता है कि देश के बहुत कम राजनेता ऐसा होंगे जिन्होंने इतने बिंदास तरीके से अपनी राजनीतिक यात्रा का सफरनामा लिखा है। अर्जुन सिंह के पास धर्म की, साहित्य की, राजनीति की, संस्कृति से जुड़े विषयों की जबरदस्त पुस्तकों का संग्रह था। बड़े नेताओं की ऑटोबायोग्राफी या राजनीतिक क्षेत्र के जो दिग्गज थे उनसे जुड़ी पुस्तकों का एक अद्भुत संग्रह था। 10,000 से ज्यादा पुस्तकें अर्जुन सिंह के संग्रह में थी। और जब तक श्रीमती सरोज सिंह जिंदा थी तब तक तो कभी अर्जुन सिंह के परिवारजनों ने उस संग्रह को लेकर कुछ सोचा नहीं। लेकिन अब राहुल सिंह को, उनके बेटा जो हैं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी रहे विधानसभा, उनको लगा कि अर्जुन सिंह का जो संग्रह है ये पत्रकारों के, पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध कर रहे लोगों के, या
या पढ़ने लिखने में रुचि रखने वालों के काम आ सके, तो उन्होंने इस संग्रह को अभी कुछ दिनों पूर्व भोपाल के माधवराव सप्रे संग्रहालय को भेंट कर दिया और इस मंशा से भेंट किया कि पत्रकारिता के क्षेत्र के शोधार्थी उसका लाभ ले सके, नए पत्रकार जो हैं वो उनसे लाभ ले सके, या राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के में काम करने वाले उसका लाभ ले सके। तो संग्रह अब माधवराव सप्रे संग्रहालय की प्रॉपर्टी है। पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर उस संग्रहालय को बहुत बढ़िया तरीके से संचालित कर रहे हैं। देश में उस संग्रहालय की एक बहुत अलग पहचान बन चुकी है। और अर्जुन सिंह ने की जो पुस्तकें अजय सिंह ने भेंट की, उसमें से प्रतीक जी कई पुस्तकें ऐसी है जो अब दुर्लभ पुस्तकों की श्रेणी में आ गई है, जो जिनकी चुनिंदा प्रतियां हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। ऐसी भी कई पुस्तकें उन्होंने भेंट की। अर्जुन सिंह विंध्य के थे और जब बात विंध्य प्रदेश की निकली है तो हम बात करेंगे गिरीश गौतम जी को, जिन्हें हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। और वहाँ जो राजेंद्र शुक्ल और गिरीश गौतम के बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसमें इस बार तो बाजी गिरीश गौतम ने मान ली है। प्रतीक जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजेंद्र शुक्ल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े विश्वास पात्र हैं। और राजेंद्र शुक्ल जिस भी महकमे के मंत्री रहे, उनका परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे, चाहे ऊर्जा के मंत्री रहे हो, जनसंपर्क के मंत्री रहे हो, उद्योग के मंत्री रहे हो, और मुख्यमंत्री उन पर बड़ा भरोसा करते थे। मुख्यमंत्री उन्हें मंत्री भी बनाना चाहते थे अपनी चौथी पारी में। लेकिन विंध्य के विधायकों ने केदारनाथ शुक्ला और गिरीश गौतम की अगुवाई में जिस तरीके से घेराबंदी की और एक तरीके से बगावत पर उतर आए थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को, राजेंद्र शुक्ला को वो मंत्री बना नहीं पाए थे। अब जब विधानसभा अध्यक्ष का नाम चला तब भी आपको ध्यान हो, विंध्य से 3 नाम थे, राजेंद्र शुक्ला, केदारनाथ शुक्ला और गिरीश गौतम। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला हुआ है गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का, और आज वो निर्वाचित भी हो गए, ये एक तो संगठन की पसंद का फैसला है। दूसरा ये कि केदारनाथ शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला के बीच में जिस तरह से अदावत चल रही थी, उसका फायदा गिरीश गौतम को मिल गया। और तीसरा ये संकेत भी है अब कि विंध्य की राजनीति में कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ल चूकते दिखाई दे रहे हैं। ये भी इस बात से स्पष्ट संकेत मिल रहा है, क्योंकि उनके प्रबल विरोधी गिरीश गौतम का विधानसभा अध्यक्ष के पद पे आ जाना, और विंध्य के बारे में तो मशहूर है कि यहाँ का जो भी श्रीनिवास तिवारी का तो उदाहरण है। अर्जुन दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि मैं पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ रीवा को छोड़ के, रीवा के मुख्यमंत्री हम यहाँ सरकार है। सहयोग है कि विंध्य से बहुत सारे विधानसभा अध्यक्ष हुए। हाँ, गुलशेर अहमद, बैरिस्टर गुलशेर अहमद हुए, रामकिशोर शुक्ला हुए, राजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष हुए, राजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष हुए, विंध्य का तमाम लोग वो रहा। तो इसलिए जो है ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र सिंह के विरोधी कहीं ना कहीं उन पर हावी होते दिख रहे हैं, और राजेंद्र शुक्ल जो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पे आना पड़ रहा है। और अगर हम मुख्यमंत्री के विश्वास की बात करें, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के बड़े विश्वास पात्र है राजेंद्र शुक्ल, तो मुख्यमंत्री के एक अन्य विश्वास पात्र हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। लेकिन अब दोनों की नेताओं की केमिस्ट्री में कहीं कुछ लोचा पड़ रहा है। ऐसा 2-3 महीने से देखने में आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह और शिवराज सिंह चौहान के बीच कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर मन मुटाव है, क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भूपेंद्र सिंह की गैर मौजूदगी रही। भूपेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री के हर मौके पर बचाव की भूमिका में रहते थे, वो थोड़ा सा इन दिनों शांत से हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े कुछ मुद्दों पर अपनी राय को तवज्जो न दिए जाने से नाराज भूपेंद्र सिंह ने थोड़ा सा अपने तेवर जो है वो बदले हुए, कुछ नाराज से हों। और आपको ध्यान होगा कि ये मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो एक इंजीनियर थे जितेंद्र दुबे, जिनको अभी 2 दिन पहले हटाया गया, इनके तबादले के लिए काफ़ी पहले भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि इन्हें हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल और इंदौर, खासकर इंदौर में जो मेट्रो की धीमी गति है, उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने जितेंद्र दुबे को कहा था। खुद दिलीप सूर्यवंशी, जिनके पास इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने भी कहा था कि जितेंद्र दुबे को हटा देना चाहिए। लेकिन जितेंद्र दुबे बने हुए थे पद पे। अब हालांकि जितेंद्र दुबे को तो हटा दिया है मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले पद से, लेकिन भूपेंद्र सिंह को वो कितना मना पाए, कितना समझा पाए, क्योंकि आपको याद हो तो पहले नरोत्तम मिश्रा भी इसी तरह नाराज हुए थे, और एक मौके पर शिवराज सिंह चौहान को उनके साथ नाश्ता करने उनके घर जाना पड़ा था। राजनीति में राजी नाराजगी चलती रहती है, क्योंकि कहते भी हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। अब हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी के एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न अफसर हैं मनोज श्रीवास्तव, जिनकी विद्वता के सभी लोग कायल हैं, इंदौर के कलेक्टर रह चुके हैं। सुना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद संघ उनकी पुनर्वास की योजना बना रहा है और जल्दी ही वे रिटायरमेंट के बाद किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे। देखिए, मनोज श्रीवास्तव बहुत ही अलग मिजाज के अफसर हैं, और विशेषकर साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में ऐसे अधिकारी बहुत कम मध्य प्रदेश में हैं जिनकी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत दखल रही है।
इसी कारण वो मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त रहे, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव रहे, भारत भवन ट्रस्ट के मुख्य न्यासी रहे और धार्मिक और धर्मस्व विभाग के भी वो प्रमुख सचिव रहे और अभी अपर मुख्य सचिव की भूमिका में है। मनोज श्रीवास्तव जिस भी विभाग में रहे वहाँ उन्होंने पूरी दमदारी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लागू कराया, क्योंकि मध्य प्रदेश में धर्म, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो मजबूती से लागू किया गया। राज की बात यह है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं और कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, इसलिए वो संघ के बीच उनको सरस्वती शिशु मंदिर में कॉलेज में पढ़े भी हुए हैं, कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे जी, बंडा कॉलेज में। तो अब मनोज श्रीवास्तव नजदीक जल्दी रिटायर होने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि संघ उन्हें मध्य प्रदेश रिटायरमेंट के बाद मध्य प्रदेश में कोई बहुत ही अच्छी भूमिका में देखना चाहता है। तो अभी तो त्वरित चर्चा तो ये है कि रेरा के चेयरमैन हो सकते हैं मनोज श्रीवास्तव, क्योंकि रेरा के चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है और उस पद के लिए उन्हें बिल्कुल मुफीद माना गया, क्योंकि रेरा का गठन सरकार ने इसलिए इस मकसद से किया था कि कहीं ना कहीं ये जो बड़े शहरों में बिल्डरों की जो मनमानी है इस पर अंकुश लगाया जा सके। और मनोज श्रीवास्तव के बारे में तो क्या थे कि वो अपने निर्णयों को अमल में लाने और उन्हें अमली जामा पहनाने में बहुत बड़े मशहूर हैं। और रियल एस्टेट का ऐसा सेक्टर है जिसमें वो रेवेन्यू के बड़े जानकार, रेवेन्यू के बड़े जानकार और रियल एस्टेट का ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार पूरी पैनी निगाहें रखना चाहती है। ये जो मध्य प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन है रेवेन्यू का, ये उन्हीं के कार्यकाल का। मनोज श्रीवास्तव के बारे में से कहा जा रहा है कि वो निकट भविष्य में रेरा के चेयरमैन हो सकते हैं। संघ के शीर्ष नेतृत्व की भी दिली इच्छा है कि मनोज श्रीवास्तव जैसे उनके प्रिय पात्र को कहीं न कहीं मौका मिले। हालांकि एपी श्रीवास्तव भी रेरा के एक बड़े दावेदार, एपी श्रीवास्तव भी रेरा के दावेदार, लेकिन एपी श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, प्रभांशु कमल ऐसे जो दावेदार हैं उन सब की दौड़ में फिलहाल तो मनोज श्रीवास्तव ज्यादा आगे। सहयोग की बात है कि तीनों कायस्थ थे, बहरहाल अब 4 आईपीएस ऑफिसर की बात की जाए कि उन्हें भी डीजी का स्केल मिल गया है और वे देश की किसी भी बड़ी केंद्रीय एजेंसी के डीजी के बनने के काबिल हो गए। देखिए, सिस्टम रहता है कि केंद्र सरकार अलग अलग स्तर पर अफसरों का एम्पेनलमेंट करती है। जैसे आईएएस में बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक में, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में, डायरेक्टर रैंक में, ऐसे कई रैंक और फिर उसके बाद सेक्रेटरी रैंक में। और ऐसे पुलिस में है अलग अलग लेवल पे एम्पेनलमेंट होता रहा है। जब आदमी डीआईजी के लेवल पे रहता है, आईजी के लेवल पे रहता है, एडिशनल डीजी के लेवल पे रहता है और फिर डीजी के लेवल पे। तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में 1988 बैच के 4 अधिकारियों को डीजी पद के लिए उनका एम्पेनलमेंट हो चुका है। राजीव टंडन उसमें शामिल हैं, यूसी सारंगी शामिल हैं, SC 1000 शामिल हैं, SL 1000, ये सब शामिल हैं उसमें। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अधिकारी जो है अरविंद कुमार शामिल है। तो ये सब माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्र मतलब डीजी के लिए एम्पेनलमेंट होने का मतलब ये कि ये अधिकारी मध्य प्रदेश में किसी अन्य राज्य में या किसी पैरामिलिट्री फोर्स में डीजी पद के लिए बिल्कुल फिट पाए गए। तो मतलब यह इसलिए भी चौंकाने वाला है कि कई राज्यों में एक भी अफसर का एम्पेनलमेंट डीजी पद के लिए नहीं हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में 4 अफसरों का एम्पेनलमेंट डीजी पद के लिए होना गौरव की बात है। अब अगर हम बात करें कि एक युवा कलेक्टर की, तो अभिषेक सिंह, उनका अभिषेक नहीं हो पा रहा है। देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती वाले आईएएस अधिकारियों को तो बहुत प्राथमिकता दी जा रही है कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग में। और इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव जो हैं वो खुद इस बात की पैरोकारी कर रहे हैं कि नए अफसरों को कलेक्टर के रूप में मौका दिया जाना चाहिए। बीच में जो रेशो गड़बड़ा गया था प्रमोटी और आईएएस अफसरों के बीच का, उसको भी उन्होंने काफ़ी हद तक व्यवस्थित कर। अभिषेक सिंह 2 जिलों में, सीधी में और खंडवा में कलेक्टर रह चुके हैं। एक आध और जिला मुझे ध्यान नहीं है, 3 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, लेकिन उनका टेन्योर बड़ा कम रहा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद उन्हें भोपाल में आदिवासी कल्याण विभाग में उप सचिव बनाया गया था। उप सचिव बनाया गया तो उनको कई कॉरपोरेशन जो है उस विभाग के, उद्यमिता विकास संस्थान, वाल्मीकि संस्थान, इनमें जो है उनको एमडी के रूप में भूमिका दी गई। कहीं ना कहीं ऐसा संकेत मिल रहा है कि इन कलेक्टर के रूप में चाहे उनकी पदस्थगी रही हो या एमडी के रूप में उनकी पदस्थगी रही हो, तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं माना गया और कहीं ना कहीं उन पर उंगली भी उठी है उनके कामकाज पे। इसी के चलते उनको मौका नहीं मिल पा रहा है कलेक्टर पद के लिए। इवन वो जो आदिवासी कल्याण विभाग में उपसचिव के साथ साथ अन्य विभागों के प्रभारी, अन्य निगमों के एमडी थे, वो प्रभार भी उनसे वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है उनके कामकाज, उनके गांव का कोई एक मित्र है, उसको लेकर भी बड़े परेशानी में रहते हैं। तो इसलिए अभी अभिषेक का इंतजार है। बिल्कुल। और अब बात हम करते हैं जुडिशरी की। शशांक शेखर एडवोकेट जनरल रहे हैं, उनका नाम भी जज बनने के लिए गया है हाई कोर्ट का, लेकिन क्या परेशानी आ रही है ये बताएंगे अरविंद तिवारी जी।
देखिए, जो मध्य प्रदेश से नाम गए हैं 7 जजों, 7 एडवोकेट्स के साल भर पहले, वो लगभग अब अंतिम पायदान पे। कभी भी कहा जा रहा है कि फरवरी के अंत में या मार्च के पहले पखवाड़े में वारंट जारी हो जाएंगे, मतलब उनके नियुक्ति आदेश राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी हो जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो 7 नाम बढ़े थे उसमें से 6 नामों को लेकर केंद्रीय विधि मंत्रालय की राय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। अलग अलग स्तर पर केंद्रीय विधि मंत्रालय परीक्षण करता है, राय लेता है, जानकारी लेता है, और तो वो नहीं है। तो जैसा मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र गौरव तो फिट पाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति। शशांक शेखर बहुत अच्छे विधिवेत्ता हैं, और उनको लेकर जो टिप्पणी गई, हो सकता है उसको सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विलोपित भी कर दे या उसको अनदेखा करे कि उनके कांग्रेस के एक सांसद मतलब विवेक तनखा की ओर इशारा है कि उनके निजी सहायक की भूमिका में वो रहते हैं। निसंदेह जो अलग अलग विधि के क्षेत्र में काम करने वालों के घराने चलते हैं, उसमें हो सकता है कि शशांक शेखर विवेक तनखा के घराने को फॉलो करते हो, लेकिन शशांक शेखर बहुत काबिल व्यक्ति हैं। उनको लेकर जो टिप्पणी गई वो किस आधार पर गई है, और मुझे लगता है कि शशांक शेखर की काबिलियत और उनके प्रोफेशनल कैरियर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हो सकता है कि उसे अनदेखा कर दे और उन्हें हाईकोर्ट जज बनने का मौका मिल जाए। बहुत धन्यवाद अरविंद जी तमाम जानकारियों के लिए। कहीं अनकहीं में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर हाजिर होंगे कुछ नई चुटीली बातों को लेकर। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।